संविधान की कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग, छोटा भाग है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, और जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को रखा था और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। याद रहे कि जब पारित किया गया तो हम इसे प्रस्तावना के रूप में जाने। भारतीय संविधान की कुंजी है, भारतीय संविधान की आत्मा है, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, अर्थात सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की व्यवस्था जनता के लिए है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमने यदि भेदभाव का अंत किया है, अस्पृश्यता का अंत किया है, तो वह सामाजिक न्याय के तहत आता है। हमने यदि विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा वंचित समूह तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, तो वह आर्थिक न्याय के तहत है। हमने यदि अनुच्छेद 326 के तहत सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को इंट्रोड्यूस किया है, तो वह राजनीतिक न्याय के तहत है। हमने, मतलब हम कौन? संविधान के निर्माता। हमने नागरिकों को और गैर नागरिकों को यदि विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी है, तो उस व्यक्ति के समग्र विकास के लिए दिया है। हमने व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया है। ये सब काम हमने प्रस्तावना के माध्यम से ही करने का प्रयास किया है। प्रस्तावना में एक समय यह डिबेट था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। उस डिबेट का अंत भी हुआ और उसके बाद हमने उसमें संशोधन भी किया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। जहां समाजवाद का अर्थ है अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, यह प्रत्येक सरकार की प्राथमिकता में होती है। जहां पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और हम सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेंगे। अखंडता का मतलब है कि भारत में कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र अपने एंगल से अलग नहीं हो सकता है। यह नहीं कि विधानसभा से पारित कर दिया कि कल से हम भारतीय संघ में नहीं रहेंगे। भारत में अखंडता है और कोई भी किसी भी राज्य को, प्रांत को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता भी हूं कि वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहां तक कि सर्वकालिक उपलब्धि उसको कह सकते हैं, वह है अनुच्छेद 370। और इस अनुच्छेद 370 को समाप्त करके सही मामले में समानता, एक देश एक व्यवस्था एक कानून का निर्माण करने में इस सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। नहीं तो इसी देश में एक देश और 2 व्यवस्था थी, 2 राज्य के स्तर थे। एक तो देश की, जम्मू कश्मीर तो देश की भांति ही काम करता था। वहां पर संसद के द्वारा बनाए गए कई नियम, कानून, योजनाएं, कार्यक्रम लागू नहीं की जा सकती थी जब तक कि राज्य विधानमंडल अनुमोदन नहीं करता। और इस स्पेशल स्टेटस जो 370 के द्वारा दिए गए थे, उसको भी समाप्त करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी और समाप्त करने की सारी संभावनाओं को धूमिल कर दिया गया था। लेकिन कुशल और चतुर नेतृत्व के द्वारा दोनों चीज है। आप एक फिल्म भी देखे होंगे, आर्टिकल 370, उस फिल्म को जरूर देखिए। समझ में आएगा कि शासन में, प्रशासन में काम करने वाले लोग किस तरह से इस देश को सुरक्षित रखते हैं और किस तरह से देश को आगे बढ़ाते हैं। देश के निर्माण में आपकी भूमिका होती है, जो देश के भीतर काम करते हैं, लेकिन जो सीमा पे काम करते हैं, जो जासूसी एजेंसी में काम करते हैं, वो सब अपनी जान पर खेल करके काम करते हैं। आपको यदि देश के नवनिर्माण में 7 बजे या 6:30 बजे स्कूल में बुलाया जाता है, तो आप उस अधिकारी की आलोचना करते हैं कि अधिकारी समझता नहीं है कि घर के भी काम होते हैं, नौकरी करना है कि घर का काम करना है।
नौकरी 24 घंटे की होती है, रात के 12 बजे तक आपसे काम कराया जा सकता है। जब चुनाव होता है तो अधिकारी रात रात भर जगे होते हैं और 3-3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप क्या हैं? आप भी शिक्षक हैं, आपको भी काम करना है। 365 दिन हमारा देश के भीतर के जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस बल है, वो दिन रात काम करता है। ये ठीक है कि उसको 1 महीने का एक्स्ट्रा हम तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो दिन रात काम करता है। उसके लिए ना तो सोने का टाइम है, ना आराम करने का समय होता है। लेकिन आपके लिए तो दिन में काम करना होता है। तो कहते हैं कि पाठक जी आकर हम लोग की व्यवस्था को भंग कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक किया थे, अब क्या होगा ये तो भविष्य की बातें, अब तो बदल गए हैं। मूल में आ जाइए। मूल जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि प्रस्तावना में इन्हीं बिंदुओं को हमें अध्ययन करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे, भारतीय संविधान की कुंजी आत्मा। भारतीय संविधान की कुंजी आत्मा। आत्मा प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना है। प्रस्तावना है जिसे पालकी वाला ने संविधान का परिचय, जिसे पालकी वाला ने संविधान का परिचय पालकी वाला ने संविधान का परिचय और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। जबकि के.एम. मुंशी ने संविधान का जन्मपत्री, जबकि के.एम. मुंशी ने संविधान की जन्मपत्री कही। संविधान का जन्मपत्री कहा। संविधान का जन्मपत्री कहा। संविधान का जन्मपत्री कहा। ठीक है, संविधान का जन्मपत्री कहा। ओके, आप लोग को कल ही बताया गया था प्रस्तावना का विकास संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि 13 दिसंबर 1946 को दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसे रखा और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया। और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया। और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। अति महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, जबकि इसकी भाषा
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यह इसका परिचय है। किसका? प्रस्तावना का। इसका दूसरा भाग है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। डिबेट चला, बेरूबाड़ी, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स। और इस डिबेट में एक ही डिबेट को याद रखना है आपके द्वारा। वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 50 साल पूरे हुए हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण आयाम है। एक, मूल ढांचे की अवधारणा आई कि मूल ढांचा में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिस पर संसद भी कानून नहीं बना सकता है। और दूसरा, यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें हम आवश्यक संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के द्वारा। और इसी को याद करके रखना है, तो लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा, अति महत्वपूर्ण है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा, 1973 के द्वारा, 1973 के द्वारा, 1973 के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। 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 और इस वाद में मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई। और इस भाग में मूल ढांचा, और इस वाद में, वाद मतलब जो केस हुआ केशवानंद भारती केस में, और इस वाद में मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई। टिक लगाइए 10 बार। मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई। मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई। मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई। किस वाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। आरंभ में एक बेरूबाड़ी मामला आया था 1960 में, जिसमें इसको संविधान का भाग माना भी नहीं। तो इस तरह से इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को याद रखने का प्रयास करिए, जो काफी महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में, इसी पृष्ठभूमि में 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान हम कहते हैं, 1976 में आया और प्रस्तावना में संशोधन किया एक बार, और 3 शब्द जोड़े: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, जिसे हर स्थिति में याद करके रखना है। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण, फिर लिखिए, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है कि 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए मिनी संविधान। 42वां संशोधन 1976 मिनी संविधान। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए,
के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवाद, पहला है समाजवाद, पहला है समाजवाद। समाजवाद क्या हुआ? अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना समाजवाद कहलाता है। अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। दूसरा है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, दूसरा लिखिए पंथ निरपेक्षता। अमीरी गरीबी के बीच के अंतर को कम करना समाजवाद कहलाता है। दूसरा है पंथ निरपेक्षता। दूसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्षता को क्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे 2 बिंदु है पंथ निरपेक्षता का। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो लिखिए पंथ निरपेक्षता के 2 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। और दूसरा, पहला है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म है, धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। और दूसरा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। समान रूप से संरक्षण करेगा, ठीक है। हाँ, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। उत्तर प्रदेश में यदि यह कहा गया कि बकरीद में नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी जाएगी, तो यह फैसला को मैं बहुत उचित नहीं मानता हूं, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में पढ़ी जाएगी, तो इस फैसला को मैं बहुत उचित नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि अन्य धर्मों में भी आप सड़क के माध्यम से ही बड़ी संख्या में गुजरते हैं और रास्ता को ब्लॉक करते हैं। श्रावणी मेला के समय में लाखों अनुयायी सड़क के माध्यम से ही शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? तो स्वाभाविक है कि जब एक धर्म के लिए आप इस तरह का संरक्षण करेंगे, तो दूसरे धर्म के लिए भी आपको उस तरह का, उसमें भी वो माइनॉरिटी में है, उस तरह का व्यवस्था देना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सामान्य सार्वजनिक परिवहन का आवागमन भी ठीक रहे और कानून व्यवस्था भी ठीक रहे, ठीक है कि नहीं? कि यह नहीं कि आप कहेंगे कि हम 4 शिफ्ट में नमाज पढ़वाएंगे और उस छोटे से जगह में ही हजारों लोग पढ़ेंगे, जबकि मालूम है कि इस दिन किसी और दिन नमाज अदा करे कि ना करे, लेकिन इस दिन नमाज अदा करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए ये संवैधानिक कमिटमेंट है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि पंथ निरपेक्षता के 2 आयाम है, ध्यान रखिए। दूसरा है तीसरा है अखंडता। और अखंडता का संबंध भौगोलिक एकीकरण से है, भौगोलिक एकीकरण से। ऐसा नहीं कि कल से हम भारत से अलग हो जाएंगे, ठीक है। घर है तो लिखेंगे अखंडता का संबंध भौगोलिक एकीकरण से है। और भारत या इंडिया अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? और राज्यों के संघ में किसी भी प्रांत को या राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है और हर संभव स्थिति में आपको रहना है। मारबो, लड़बो, झगड़बो, कूटबो, लेकिन राखबो साथ। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आशा है कि इन बिंदुओं को समझ रहे होगे।
तो ये आपका एक महत्वपूर्ण आयाम है। अब लिखिए प्रस्तावना के मुख्य बिंदु क्या है। तो प्रस्तावना का मुख्य बिंदु है ये पहला भाग, सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग में है। प्रस्तावना की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो लिखेंगे पहला बिंदु है सत्ता का स्रोत। पहला बिंदु है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग से है। हम भारत के लोग से है। और प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से होती भी है कि सारी शक्ति किसमें निहित है, हम भारत के लोग में है। दूसरा, शासन का स्वरूप कैसा है, इसके माध्यम से तय होता है। समाजवादी है, संप्रभुत्व है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, ये सब आपका शासन के स्वरूप के तहत आता है। तो लिखेंगे दूसरा भाग है शासन का स्वरूप। तो शासन का स्वरूप में लिखेंगे प्रभुत्ता संपन्न, प्रभुत्ता संपन्न, प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता है, यह शासन का स्वरूप है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता है, यह क्या है, यह शासन का स्वरूप है। यह क्या है, यह शासन का स्वरूप है। यह क्या है, यह शासन का स्वरूप है। निम्नलिखित में से शासन का स्वरूप कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। संप्रभुत्ता संपन्न का अर्थ पढ़ाए थे कि देश के आंतरिक मामलों में किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होना। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि शासन ऐसा कि जो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। आप इस शासन को बनाने में आपकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है। लोकसभा के चुनाव में अभी आपने हिस्सा लिया, किसके लिए हिस्सा लिया, क्या चुना, आपने लोकसभा के सदस्य को चुना। और वो लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, और वो दल से जुड़ा हुआ बहुमत दल का नेता होता है और जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और इसी क्रम में तीसरा है गणराज्य, कि राज्य का प्रधान निर्वाचित होता है। भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो काफी मायने रखता है। तो लिखिएगा, लोकतंत्र का अर्थ तो जानते ही हैं, प्रभुत्ता संपन्न का अर्थ तो बता ही दिए हैं, एक गणराज्य के अर्थ को जान लेना चाहिए। तो लिख लीजिए गणराज्य शब्द का अर्थ। गणराज्य का क्या अर्थ होता है, नोट में, राज्य का प्रधान का निर्वाचन होना, राज्य के 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 प्रधान का निर्वाचन होना क्या है, राज्य के प्रधान का निर्वाचन होना क्या है, गणराज्य है। और भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लिखेंगे, और भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। और भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। अब लास्ट में आ जाइए, नेक्स्ट है शासन का उद्देश्य। शासन का उद्देश्य क्या है, तो लिखेंगे, तीसरा बिंदु है शासन का उद्देश्य। शासन का उद्देश्य है
कि 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। लिखिए, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ, सामाजिक न्याय का अर्थ सभी तरह के भेदभाव को सामाजिक स्तर पर समाप्त करना है। सभी प्रकार के भेदभाव को, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सभी प्रकार के भेदभाव को समाज के स्तर पर कम करना है, कम करना है। क्या करना है? कम करना है। और समाज में किस स्तर पे भेदभाव होता है? जाति, लिंग, क्षेत्र, ठीक है, धर्म, उसके आधार पे भी भेदभाव होते हैं। जो जहां अल्पसंख्यक में रहेगा उसके साथ भेदभाव कहीं ना कहीं होता है। तुम क्रिश्चियन के मोहल्ला में हो, क्रिश्चियन की बहुतायत है, तुम मुसलमान हो या सनातन धर्म के हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव होगा, उसी को मिनिमाइज करना होता है। यही चीज दूसरे धर्मों के साथ है। लिंग में भी, क्या महिला कॉलेज में तुम चले जाओ, पुरुष जहां अल्पसंख्यक में रहता है, महिला क्या व्यवहार अपनाती हो, जाके देख लो थोड़ा सा। और वही स्थिति बहुसंख्यक पुरुष जहां रहेगा, अल्पसंख्यक महिला रहेगा, तो उसको लगेगा कि हमारे साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, जाति का भी यही है। जो दबंग रहेगा वो जाति के आधार पे भी क्या करता है, और संविधान इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है कि सभी प्रकार के भेदभाव को हम न्यूनतम कर दे, समाप्त कर दें। और इसी के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। विभिन्न अधिनियम और कानून बनाए गए हैं कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समता दी गई है। अनुच्छेद 15 के तहत मूल अधिकार में धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, वंश के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति कर दी गई है। 14 में विधि के समक्ष समानता है। 18 में उपाधियों का अंत है। ये सब सामाजिक न्याय के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका अध्ययन मूल अधिकार की कक्षा में करेंगे। यहां उस अवधारणा को समझना है। दूसरा आर्थिक न्याय है। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए खटाखट फटाफट योजना लाते हैं, ठीक है कि नहीं? झटाझट योजना लाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज 17वीं किस्त 2-2 हजार की 3 होती है। 9 करोड़ से अधिक किसानों को हम देते हैं। 2019 से इस योजना की शुरुआत हुई, ठीक है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? आर्थिक न्याय कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाए हैं, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आर्थिक न्याय कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ आवास देंगे। हम क्या कर रहे हैं? आर्थिक न्याय कर रहे हैं। तो आर्थिक न्याय मतलब जो वंचित पिछड़ा वर्ग है उसको हम आर्थिक अवसर प्रदान करेंगे। हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। ये आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय है वोट देने का अधिकार, बिना किसी बंधन का। न तो धर्म का बंधन है, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न वंश का बंधन है, न लिंग का बंधन है। यहां तक कि हम आरक्षण भी दे रहे हैं। जाति के आधार पर ही तो आरक्षण दिए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को हम लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देते हैं कि नहीं देते हैं? हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को हम आरक्षण देने जा रहे हैं कि नहीं देने जा रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में? क्या है ये? पहले जाति के आधार पे देते थे, अब लिंग के आधार पे दे रहे हैं। दोनों आधार पे हम देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण किस आधार पे दिए जाते हैं? ए जाति, 2 जाति और लिंग। अभी लिंग के आधार पे दिए नहीं जा रहे हैं। लिंग के आधार पे एक ही जगह आरक्षण दिए जाते हैं, वो है पंचायती राज में, जहां शुरू में 33% दिए गए
और बिहार देश का पहला राज्य है जहां 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में की गई। जैसा क्वेश्चन वैसा उसका समाधान। इन सब बिंदुओं को जानने और समझने की जरूरत है और हमने इसकी संज्ञान दी आपको। तो हम लोग के देश में जब आप जाति के आधार पर कई व्यवस्था बनाएंगे और सुविधाएं देंगे और यह भी उम्मीद करेंगे कि देश में जातिवाद नहीं रहे, यह कैसे संभव है? जब जाति ही आधार हो और आप सोचे कि जाति व्यवस्था नहीं रहे, जातिवाद नहीं रहे, यह संभव ही नहीं। ठीक है कि नहीं? और हमको तो, मुझे तो लगता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रगतिशील हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, ये कास्ट की फीलिंग्स और मजबूत हो रही है जो देश के एकता और अखंडता के दृष्टि से खतरनाक है। न तो जाति की फीलिंग्स बहुत हो और न ही ये सब तो जाति वगैरह तो समाज को चलाने में, विवाह वगैरह के करने में, उन सब में इसका उपयोग होनी चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों का अन्य जगह, जो विभिन्न जगहों पे हम देखते हैं और जिसका विभत्स रूप देखते हैं, अभी छपरा में चुनाव संपन्न हुए, दो जाति के बीच हिंसक विरोध हो गए। होगा नहीं? जाति को प्रश्रय दीजिएगा तो यही समय आपको देखने को मिलेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 326 के तहत हम वोट देने का अधिकार देते हैं, जो एक संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक न्याय के साथ साथ यह संवैधानिक अधिकार क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में हम इसे देते हैं। ये सब की व्याख्या जगह जगह हम आपके समक्ष करते ही रहते हैं। ठीक है कि नहीं? जब आप चुनाव आयोग पढ़िएगा तो वहां पर इसकी व्याख्या होगी ही। कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, इन बातों को समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम स्वतंत्रता देते हैं, 5 स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं। एक छात्र ने पूछा हमसे बहुत पहले कि सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? हम कहे तुम मेरे सामने उठ के बोल दिया, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। खड़ा होकर तुमने यदि मुझसे प्रश्न पूछ दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, आंसर तुमको मिल गया, यही ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता मीन्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, धर्म और उपासना के विचार, विश्वास और धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म में हो, उपासना कोई भी कर सकते हैं। आप सनातन धर्म का पालन करते हैं, आपको मन है मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, करो। आपको मन है कि गिरजाघर में लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्रिसमस होता है और हम तो देखते हैं अब हर धर्म के लोग जाते हैं गिरजा क्रिसमस मनाने के लिए। ठीक है कि नहीं? अब दुर्गा पूजा होता है, मैंने उत्तराखंड में देखा कि वहां का मुसलमान का समाज की बड़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा स्थल में जाते हैं अपने बच्चे को लेकर और एक मेला उत्सव में भाग लेते हैं। ठीक है कि नहीं? आप भी विभिन्न मुसलमानों के और क्रिश्चियनों के त्योहार में हिस्सा लेते हैं, जो जहां रहता है। क्रिसमस में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं गिरजाघर में? नहीं। उत्सव में, उसके उत्सव में आप सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं? एकदम बिल्कुल होते हैं। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। अच्छी बात है, ये एक अच्छी परंपरा है। ठीक है कि नहीं? समाज में समन्वय रहनी चाहिए और इसी का एक दूसरे धर्म के प्रति समझ विकसित होनी चाहिए। इसी कड़ी में हमने आपको बताया उपासना, और फिर है आपका विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता। अवसर और प्रतिष्ठा की समता, हमने अवसर की समता भी दी है। आप सबों को नौकरी में फॉर्म भरिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कहीं के भी हो, किसी भी वंश के हो, कोई लिंग के हो। अब तो ट्रांसजेंडर को हम आरक्षण देते हैं। महिला को हमने अभी राजस्थान में 50% आरक्षण दिया। राज्य में 35% आरक्षण है सरकारी नौकरी में, और शिक्षा में, शिक्षक में तो 50% की आरक्षण है महिलाओं के लिए। और उसके क्रांति को आप देख सकते हैं, उस परिवर्तन को आप महसूस कर सकते हैं कि जहां पे पुरुष जो है वो महिला को पहुंचाने स्कूल जा रहे हैं, आप बच्चे को गोद में रखे हुए हैं, आप महिला बैग टांग करके स्कूल जा रही है। इसको हंसने की बात नहीं है, ये परिवर्तन है, ये सामाजिक परिवर्तन है। अभी मैंने कई ऐसे बच्चियों का उदाहरण दिया, सैकड़ों बच्चियां यहां से अभी शिक्षिका बनी है, कष्ट में है, क्योंकि सबको घर के 1 किलोमीटर के दायरे में तो पोस्टिंग मिला नहीं। किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 30 किलोमीटर, किसी को 100 किलोमीटर, किसी को दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिला। समस्या तो है, लेकिन नौकरी करने जब निकले हैं तो यह सब समस्या तो आएगी ही आएगी। मुख्य बिंदु पे आ जाइए। मुख्य बिंदु यह है
कि हमने अभी आपको जानकारी में दी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता हमने दिया। यह और बात है कि हमने उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी की है, और आरक्षण है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो मूल अधिकार में पढ़ेंगे। आरक्षण है संविधान संशोधन 103 के द्वारा आर्थिक स्तर पर, EWS, कि यदि आप सामाजिक शैक्षणिक स्तर पे फिट नहीं है और आर्थिक स्तर पे हैं तो आर्थिक स्तर पे भी। अभी तो इस चुनाव में एक नया शगुफा छोड़ा गया कि धर्म के आधार पे भी आरक्षण दीजिए, ठीक है कि नहीं, जो गैर संवैधानिक है। मूल बिंदु पे आ जाइए, गैर संवैधानिक तो आर्थिक आधार पे भी आरक्षण था, फिर भी हमने संशोधन करके, संविधान संशोधन करके आरक्षण दिया कि नहीं दिया आर्थिक आधार पे। तो आप कहेंगे कि कहां पे संविधान में था? संविधान में कहीं नहीं था, हमने संशोधन किया। आवश्यकता क्या है यह हमें देखना है। विकास की दौर में यदि अल्पसंख्यक, सरकारी भागीदारी में अल्पसंख्यक यदि पीछे छूट गए तो इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की एक अल्पसंख्यक विकास के संबंध में 15 सूत्री योजना चलाई गई थी, और आज भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 15 सूत्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अल्पसंख्यक के विकास से है। और भारत में अल्पसंख्यक की अवधारणा का संबंध धार्मिक और भाषाई है, धार्मिक और भाषाई है, जिसकी जानकारी हम जब आप अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 मूल अधिकार में पढ़ेंगे तो इन बातों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसी कड़ी में एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी हमने गठन किया है। यह है मूल बिंदु जो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि शासन का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता देना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता स्थापित करना। अब इसे हमने लागू कब किया? इसे लागू किया, कल भी बताए थे कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसे लागू कर दिया। तो लिख देंगे इसे संविधान को लागू, प्रस्तावना किसमें है? संविधान का हिस्सा है, तो इसे लागू 26 नवंबर 1950 को और 1949 को किया गया। 1949 को किया गया, 1949 को किया गया, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तावना क्या हो गई। और जब भी कोई भाग समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। तो लिखो बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट लिखिए। पहला बूस्टर फैक्ट लिखेंगे, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है, जो एक संवैधानिक अधिकार है, जो एक संवैधानिक अधिकार है। जो एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि संप्रभुता की अवधारणा बोडीन के द्वारा दिया गया। संप्रभुता की अवधारणा बोडीन के द्वारा दिया गया। बोडीन के द्वारा दिया गया।
गोडीन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? गोडीन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, तीसरा लिख देंगे, भारत के संविधान या संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 17 है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 है जिसमें छुआछूत के अंत की बात कही गई है। जिसमें छुआछूत के अंत की बात कही गई है। जिसमें छुआछूत के अंत की बात कही गई है। जिसमें छुआछूत के अंत की बात कही गई है। ठीक है, जिसमें छुआछूत के अंत की बात कही गई है। बस इतनी बात पचा लीजिए प्रस्तावना की कक्षा में। तो आज हम लोगों ने संविधान में एक महत्वपूर्ण खंड, अब हमारा संविधान का पिलर बन गया है। अगले दिन से हम भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र से हमारी कक्षा आरंभ हो जाएगी। इसका नागरिकता और मूल अधिकार, नागरिकता भाग 2 में है, 5 से 11 में है, और 12 से 35 मूल अधिकार और 36 से 51 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 क 51 क मूल कर्तव्य के साथ जब पहला खंड आपका समाप्त होगा तो आप लगभग 50% क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। और फिर संघ की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और चुनाव आयोग इस बार के दृष्टि से चुनाव आयोग और पंचायती राज, और इसका छोटे छोटे खंड सब तो चलते ही रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल बकरीद है और कल आपकी कक्षा कंप्लीट बंद रहेगी। कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट, कि आप भी बकरी उकरी खाइए और बकरीद मनाइए। हमारा फोटो खींच रही हो, खींच लो अच्छे से, थोड़ा सा कहती ना तो थोड़ा सा हम ऐसे हो जाते, स्टाइल दे देते, खींच लो, ऐसे खींच लो। अरे अभी अब शर्मा गई, ऐसे खींच रही थी और हम कह दिए कि थोड़ा सा मैं स्टाइल देना चाहता हूं तो शर्मा गई। ठीक है कि नहीं? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।